बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो हम आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हिली एरियाज़ का मैथ का पेपर है 24-25 का क्लास 8 का। तो लेट्स सी जी, देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड ए इज़ इक्वल टू ए ई देन ए प्राइम इज़ इक्वल टू। अब ए प्राइम बेसिकली क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब वो सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में हैं और यू में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ए और ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ए प्राइम क्या बच जाएगा जी, बी सी डी। वेयर इज बी सी डी? तो इसका आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ड्रॉन फ्रॉम सेट ए। तो याद रखें जो पावर सेट है बेटा, उसका फार्मूला क्या होता है, एन की पावर 2 की पावर एन। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है बेटा, एक्स वाई और जी, इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो 2 रेज टू पावर 3, तो क्या हो जाएगा आंसर जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अब ये इसमें ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ दिया गया है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर सवाल में होता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो फिर फार्मूले में 2 की पावर n माइनस 1 होता कि उसके अंदर खुद फिर उसने शामिल नहीं होना था। तो आंसर क्या आ जाता, 8 माइनस 1, फिर क्या होता 7। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये वाली मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय। तो ये क्या है जी, सिंबल जी बेटा होता है इसके लिए, इंटीजर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बता देते हैं साथ साथ। नंबर 1 डब्ल्यू किसके लिए होता है बेटा, होल नंबर्स के लिए होता है। उसके बाद क्यू किसके लिए होता है जी, रेशनल नंबर के लिए बेटा, ठीक है। उसके बाद क्यू प्राइम किसके लिए होता है, इरेशनल के लिए। उसके बाद हमारे पास एन है, ये किसके लिए होता है बेटा, नेचुरल नंबर्स के लिए। उसके बाद जी प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जी नेगेटिव होता है नेगेटिव इंटीजर के लिए, और जी होता है सिर्फ इंटीजर के लिए। और यहाँ पे एक और भी है आर, और ये किसके लिए होता है बेटा, रियल नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डेसिमल्स दैट हैव अ फिनाइट। फिनाइट का मतलब होता है बेटा लिमिटेड। क्या है, लिमिटेड, जो कि कहीं एंड हो रहा है, जो कि कहीं एंड हो रहा है, जिसका कोई काम भी क्या है, एंड है, कोई इख्तिताम है। तो डेसिमल्स दैट हैव अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। नॉन टर्मिनेट रैकरिंग डेसिमल्स की मिसाल है जैसे 3.6767, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.67, एंड ये बार हो गया। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद रेशनल नंबर, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी डिस्कस नहीं कर सकते। पेपर के अंदर क्या आता है तो उसमें ज़रूर भी डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बेसिकली आपने बेटे क्या करना है, 625 को देख लेना है जनाब अली कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। इसकी पेयरिंग कर लेनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले क्या जाएगा, जो भी नंबर लेके जाना है वो स्क्वायर टाइम ही जा सकता है इसमें से। और यहाँ पे ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 इधर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 2 2 5। अब यहाँ पे भी जितने टाइम में जाएगा स्क्वायर टाइम जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जा सकता है। तो 5 5 इधर 25, एंड 5 4 इधर 20, और 2 कैरी के कितने हो गए 22। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 25। तो लेट्स सी जी, ये हो गया बेटा 25। एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसके फैक्टर बना लें। क्या करें, इसके फैक्टर बना लें और पेयर में से एक एक सिलेक्ट कर लें। पेयर में से एक एक क्या कर लें, सिलेक्ट करें। इस पर 3 का टेबल नहीं जाता, सिर्फ 5 का ही जा रहा है, तो हम 5 ही ले जाएंगे। सिर्फ 5 आने तो 5 1, अच्छा जी 12, और उसके बाद कितना हो गया, 5 वाला जाएगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। फिर 5 वाला कितने जाएगा बेटा, 5 टाइम्स, और फिर 5 का कितने जाएगा 1 टाइम। तो मैंने कहा पेयर में से एक एक ले लेना है। तो 5 5 से कितना हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, 25 आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 125,000। इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाए तो बेहतर नज़र आएगा। हाँ जी, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है बेटा, अच्छा इसका आसान तरीक़ेकार क्या होता है क्यूब रूट लेने का, एक तो ये है कि इसके फैक्टर बना लें आप, ठीक है, और फिर 3 में से एक एक ले लें। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमें 3 0 नज़र आ रही है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिसके आखिर पे आपको 3 0 नज़र आ जाएँ, उसमें से एक 0 पिक कर लें बेटा। उसके बाद अब देखेंगे जो इसके शुरू में जो नंबर है वो किस चीज़ का क्यूब रूट है,
तो ये बेसिकली किसका है बेटा 5 का है, तो 5 यहाँ पे लगा दें। आंसर क्या आपके पास आ गया जी 50 आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीक़ेकार देखना है तो जनाब बेली हम इसको देख लेते हैं। ये किसका है जी 5 वाला टेबल जाएगा बेटा, कितनी दफ़ा जाएगा 25 टाइम्स, 0 ऐसे ही लें, फिर कितनी दफ़ा जाएगा 5 टाइम्स, ठीक हो गया। फिर कितनी दफ़ा जाएगा बेटा 5 वाला जाएगा 1000, फिर कितनी दफ़ा जाएगा 5 वाला, तो ये कितना आ गया जी 200, फिर ले जाएं 5 कितना हो गया जी 40, फिर ले जाएं 5 कितना हो गया जी 8, यहाँ पे आ गया 2, तो जनाब अली आपके पास 4 2 तो 2 तो 1, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, चलो पहले मैं इसको कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है बेटा कि जो हर 3 में से ना आपने एक एक उठा लेना है, ठीक है, सिंपल। तो कितना आपके पास आ गया नंबर 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 50। एक मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया, दूसरा मैंने तरीक़ेकार बता दिया कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको मतलब है कि नंबर छोटे नंबर से पहले शुरू कर दें या बड़े नंबर से। यहाँ मैंने 5 से इसलिए पहले शुरू किया कि 5 का टेबल जो था ना वो क्लियर कट जा रहा था, और जहाँ देखें 2 के टेबल जब मैं लेके आया हूँ आखिर पे तो बड़ी आसानी से हो गया। अगर मैं शुरू में मैं 2 से शुरू करता तो फिर क्या होता, ये मतलब है कि जो डिवीजन होती थोड़ी सी लेंथी हो जाती। 5 के जरिए बड़ी ही आसान रही है। नेक्स्ट हमारे पास द जनरल इक्वेशन फॉर द इन्वर्स प्रोपोर्शन इज, हाँ जी क्या होता है इसका जवाब जी y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। आंसर क्या होता है y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। और इसी तरह से अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो वो क्या होता है बेटा y इज इक्वल टू के एक्स। ये दोनों इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनकेस अगर दूसरे में से भी आ जाता है तो आपको मालूम हो कि उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, if y is equal to 25 and x is equal to 5 then find the value of the constant k for direct proportion will be। आपको अभी पहले ही बताया कि y is equal to what k x। तो हमारे पास वैल्यू किस किस चीज़ की है बेटा, y की वैल्यू कितनी है 20 है, 25 है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बीच में कोई भी निशान नहीं है तो क्या मतलब है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आके इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई है 5, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये किस चीज़ का फार्मूला है जी, ओके जी, डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास एक आया है, अब इसमें देखना है ये किस चीज़ का बेटा फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे जब किसी भी चीज़ की परसेंटेज मालूम करते हैं तो फार्मूला लेट्स सी इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको ज़रा अच्छे बेहतर तरीके से नज़र आए। डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो ऊपर गिवन होती है वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ये इसकी परसेंटेज का फार्मूला होता है जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्काउंट का रेट किधर है जी, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए हाँ जी ये क्या चीज़ है बेटा लॉस है। अगर आपको लॉस होगा क्या होगा जी, अगर आपको क्या होगा बेटा लॉस होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, और आपने क्या है सेलिंग प्राइस भी गिवन है, ठीक है। अब जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है वो क्या है बेटा बड़ी है, ये क्या है बड़ी है, तभी तो वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है छोटी है तो फिर आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, मतलब आप ज़्यादा कीमत में ले रहे हैं और कम कीमत में बेच रहे हैं। और अगर इसके अगेंस्ट होता कि आप सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर रहे होते कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी कीमत खरीद आपकी कम थी तो आपको क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लूँ। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय सेट बी है, क्या है सेट बी है। याद रखें जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट हो, लेट्स से कि ए कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट है, सी कंप्लीमेंट है, जो भी कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है यू में से माइनस करते हैं। यू माइनस ए इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, उसके बाद यू माइनस बी इज इक्वल टू बेटा बी कंप्लीमेंट और यू माइनस सी इज इक्वल टू सी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ बुक फॉर ₹20 एंड हैविंग अ कॉस्ट प्राइस। याद रखें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो दोनों किस चीज़ के ऊपर होते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होते हैं। अब क्या है जनाब अली कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है 10 रुपये है, आपने बेची कितनी की है बेटा 20 रुपये की है, इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपये हुआ है, 10 रुपये हुआ है ना, ठीक है। तो 10 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय
100, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 100%। क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है जी आपको 100% प्रॉफिट हुआ है। क्वोशंट किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। द क्वोशंट ऑफ 18x की 2 + 6x एंड 3x। क्वोशंट का क्या मतलब है, क्वोशंट का मतलब होता है जी डिवीजन। क्वोशंट का क्या मतलब होता है बेटा, डिवीजन करनी है तो डिवीजन में जो आंसर होगा उसको क्या बोला जाता है, उसका क्वोशंट। तो हम इसको ऐसे करते हैं जी 18x की 2 प्लस क्या है बेटा 6x डिवाइड बाई व्हाट 3x। इसके शॉर्ट मेथड भी है, बहरहाल इसमें याद रखें ये बेटा कहलाता है रेडिकल साइन, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाता है जी, ये होता है यही डिवीजन बेटा आप कर रहे हैं ना, तो ये क्या होता है जनाब पहले डिवाइज़र है, ये क्या है डिविडेंड है, जो आंसर होगा वो क्या होगा क्वोशंट होगा, और जो बाकी बचेगा उसे क्या बोलेंगे रिमाइंडर बोलेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, तरीक़ाकार ये होता है सबसे पहले बेटा रखें 18x की 2 को डिवाइड करें उसको किसके साथ 3x के साथ। देखें अब क्या आंसर आ रहा है, यहाँ से आया आपके पास 6x है, तो यहाँ से बच गया आपके पास एक x बच गया, एक x निकल गया, तो 6x आंसर आया। इसको मतलब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा 6x के साथ। डिवीजन बड़ी हो तब भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। साइन क्या करेंगे चेंज, ये होगा इधर 6x को उतारेंगे नीचे। अब 3x वाला 6x पे कैसे जाएगा, दोबारा करके ऐसे ही देख लें, अगर आपको ज़बानी आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मतलब है कि इस तरह से देख लें, यहाँ पे साइन प्लस है यहाँ भी साइन प्लस है, आंसर में क्या आएगा प्लस आएगा 2, तो ये हो जाएगा 6x। आंसर क्या आ गया आपके पास 6x + 2। नेक्स्ट है द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ x की 2 - 2x + 1। अब देखिए जब आपके पास बेटा ऐसे नंबर मौजूद हैं जो 3 है, क्या है 3 है, और देखिए ये दो तरीके से खोला जा सकता है, जब इधर स्क्वायर हो और इधर भी क्या हो बेटा स्क्वायर हो, तो जो सेंटर वाली वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा 2ab ही होगी, हमें वो भी हमेशा उनका 2ab पार्ट होगी, पक्की बात है। लेट्स सी देखते हैं इसको कि क्या ये प्रूव होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास अगर ये बीच में 2 के साथ माइनस है, इसका मतलब है किस चीज़ का फार्मूला होना चाहिए, a - b बेटा होल स्क्वायर का फार्मूला होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये साइन तो आपको बताता है कि ये फार्मूला किस चीज़ का है जो 2 के साथ लगा है, ये भी प्लस होता है, ये भी हमेशा प्लस होता है, इसके साथ जो साइन होगा इसके साथ भी वही साइन होगा, ठीक है। लेट्स सी ये हमारे पास क्या है बेटा x है, ये हो गया x के स्क्वायर -2 इंटू a की जगह हमने ऑलरेडी x डाला हुआ है तो हम x डाल लेते हैं, b की को फिलहाल छोड़ देते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, इधर क्या डाल देते हैं हम, क्या वही चीज़ आ गई हमारे पास x के स्क्वायर -2x और प्लस क्या आ गया बेटा 1। तो अब इसको मैं मतलब है कि कैसे लिख सकता हूँ x - 1 होल का स्क्वायर। साइन हमेशा वो होता है, मैंने पहले बताया जो 2 के साथ लगा होता है, इस साइन का ख्याल नहीं करना कि इसके साथ क्या लगा है इसके साथ क्या लगा है, ये दोनों हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, जो साइन इसके साथ होगा 2 के साथ वही इन दोनों के होल के स्क्वायर के साथ लगेगा। इसको मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ, जब इसकी पावर 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x - 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x - 1। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्या कर लें मिड टर्म ब्रेक कर लें। अब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x की 2 - x, ठीक है, मुझे प्लस चाहिए ना, और +1, ये -1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा +1, इधर भी 1 है इधर भी 1 है और दोनों क्या है प्लस है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ x, तो क्या हो जाएगा x - 1, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो -1 ले लूँ, ये हो जाएगा x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आंसर। आंसर क्या आ गया हमारे पास x - 1 इंटू x - 1, तो किधर है जी x - 1, हमने इसको मैंने आपको दोनों तरीक़ों से इसके बारे में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सिम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 है, इसमें लाइक टर्म्स ये देखिए सिंपल सवाल पड़ा हुआ है, लाइक टर्म के साथ ऐड होगी, तो 2x की 2 + 4x की 2 कितना हो गया जी 6x की 2 + 3y की 2, हमारे पास कोई नहीं है ऐसे ही लेने दें जी। उसके बाद क्या है -5x + 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा जी -3x। क्या सारे हमने टैकल कर लिए, कोई वैसा तो नहीं है, देखिए किधर है जी 6x की 2 + 3y की 2 -3x, ये हमारे पास। तो ये हमारा जनाब अली जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs था वो क्लियर होता है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन बी को। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन बी है। सेक्शन बी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेक अ सेट P कंप्राइजिंग फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, राइट इट्स पार्ट सेट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि इसके ऊपर के प्राइम नंबर क्या होते हैं जी। तो प्राइम नंबर अगर मालूम होगा तो तभी इसको कर सकेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर एक अपना टेबल जाता है और एक 1 का टेबल जाता है, और उसके अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनके ऊपर कम से कम 3 जिनके फैक्टर हों, एक अपना टेबल जाए,
एक 1 का जाए और इसके अलावा एक और जाए, 3 फैक्टर होने चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स। और इसमें 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना कंपोजिट है और ना कि प्राइम है, और जबकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद क्या है? प्राइम है। लेट्स सी जी, हमारे पास पहले देखते हैं कि सेट का बना है। हमारे पहले बने हैं 2, 3, 5 और 7। ये पहले 4 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर का सेट है। अब देखिए प्राइम पावर सेट का फार्मूला क्या होता है बेटा? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n। ये होता है उस सूरत में जब हमारे पास सेट है कि कंप्लीट पावर सेट बनाना है, सारे जिसके सबसेट शामिल हों, और अगर मेंशन ना हो तो फिर यही फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर हो कि पावर सेट ऐसा बना है जिसके अंदर के जो है वो प्रॉपर सबसेट हो, तो जो प्रॉपर सबसेट है उसके अंदर वो खुद शामिल नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा फार्मूला फिर बेटा 2 की रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2n है, तो 2 की पावर n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी भाई? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 16। यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले एक पहली ब्रैकेट लगाएंगे पावर सेट को खोलने के लिए। इस तरह लिखा जाता है पावर सेट P ऑफ P, ठीक है? सेट का नाम लिख देंगे जनाब अली। उसके बाद पावर सेट किसका है जी? ये सेट P का है, और P से मुराद है ये पावर सेट है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये कोई भी नाम इसको आप दे सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आपने क्या लिखा है जनाब अली? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट याद रखिए कि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएगा, इसलिए देखें इसके आसपास कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ये पावर सेट के शुरू होने की निशानी है, ठीक है? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर लगा। उसके बाद क्या? सबसे पहले आपने जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो अलहदा से लिख लेंगे। ये 4 नंबर ऐसे बन जाएंगे जो कि अकेले अकेले एक एलिमेंट में शामिल होंगे, 4 सेट ये हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मेंबर कौन से बनेंगे? इसमें 2-2 शामिल होंगे। कितने शामिल होंगे बेटा? 2-2 शामिल होंगे। ये सारे चलते जाएंगे, जब 2 वाले कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कितने शामिल हो जाएंगे? 3 वाले आप लिखेंगे। 3 वाले लिखने के बाद आखिर पे सेट को खुद ही लिख दिया जाएगा, और उसके बाद पावर सेट को क्या कर देंगे? हम क्लोज कर देंगे। ये ओपनिंग है और ये इसकी क्या है? क्लोजिंग है। और ये जो सैम्बल है ये किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है। बात समझ लगी है? उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये टोटल कितने होंगे बेटा? ये 16 होंगे, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? हमारे पास ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। एंड बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल आधा लिखे, चलें। उसके बाद दूसरे सेट हमारे पास क्या है बेटा? हम एक पूरा ही लिख देते हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये कैसे लिख दिया है। ये है बेटा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है? बी सेट है। बी सेट के अंदर कौन से शामिल हैं? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 1 से शुरू होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। अब हमने करना है क्या है जी? फाइंड a माइनस बी। तो लेट्स सी जी, a माइनस बी बेटा किसके बराबर होता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेट a को लिखेंगे। ये क्या है बेटा? 2, 4, 6, 8। उसके बाद हम क्या साइन डालेंगे? माइनस का साइन डालेंगे बीच में। फिर क्या डालेंगे? हम b को लिखें 1, 2, 3, 4। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ये a माइनस बी देगा। अब हम इसको किया कैसे जाता है जी? अब a माइनस बी किया कैसे जाता है? सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो a और b दोनों में कॉमन है, या मोर इम्पॉर्टेंटली जो b में भी हैं और a में भी हैं। अब b के अंदर क्या है? 1 मौजूद है, इधर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इसका मतलब है 2 रिमूव हो जाएगा। a माइनस बी मतलब है कि b सेट आपने रिमूव कर देना है, किस में से? a में से। अच्छा, उसके बाद 3 है, नहीं है, 4 है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इसका मतलब 4 भी रिमूव हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? 6 और 8। एक चीज़ जो कि ख्याल रखना है और मिस्टेक को अवॉइड करना है कि बच्चे क्या करते हैं? 6, 8 जहाँ से उठा लिया। अब इधर क्या था? 1 और 3 है, इधर भी पड़ा था ना, जो कि इसमें शामिल नहीं था। 1 और 3 इसके अंदर डाल के इसको a माइनस बी बना दिया। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं, ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि a माइनस बी एक इस तरीके से लिखा जाता है और दूसरा इसको लिखने का तरीका है बेटा a बाय बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई एम प्रीटी होपफुल कि ये बड़ा ही आसान रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि रेहान रीड्स 2/7 ऑफ अ बुक yesterday, 1/4 ऑफ द बुक दिस मॉर्निंग, हाउ मच इज लेफ्ट टू रीड। देखिए हमारे पास अगर इस किस्म का कोई भी सवाल आ जाए तो ये मतलब है कि एक होल नंबर है 1, उसमें से मतलब है कि बाकी चीज़ें क्या है? माइनस की गई हैं। अगर उसको हम बुक को एज ए होल ले लें, उसको 1 भी ले सकते हैं, उसको x भी ले सकते हैं। लेट, सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्या चीज़ ही? टोटल बुक रीडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? टोटल बुक रीडिंग
आप इसको चाहे 1 ले लें चाहे ले लें x ले लें, ठीक है। आप कह रहे हैं 1 ले लें, मैं इसको x ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल बुक रीडिंग क्या है, x है। तो उसने जो येस्टरडे की बुक रीड की है, बुक रेड येस्टरडे, बुक रेड येस्टरडे जी, जो बुक की बेटा रीडिंग की गई है वो क्या थी, 2/7 ऑफ x, ठीक है, या 2/7x भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, तो बुक रेड दिस मॉर्निंग, स्टेटमेंट में वही बनाऊंगा बेटा जो इसके अंदर गिवन है, ताकि आपको स्टेटमेंट बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कोशिश करें बिल्कुल क्लियर रखें ताकि चेक करने वाले के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो आपको आराम से नंबर दे दे, ठीक है। अच्छा जी, तो बुक लेफ्ट जो है, रीडिंग लेफ्ट, बुक लेफ्ट टू रीड, ठीक है जी। ये हो जाएगा क्या बेटा, हमारे पास टोटल बुक थी x, तो मैं इसको कह सकता हूँ x माइनस क्या, 2/7 ऑफ x एंड प्लस कर देते हैं क्या, 1/4 ऑफ x। अब बीच में प्लस क्यों लगाया है, ये माइनस है, मतलब है कि ये दोनों को प्लस करके इससे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2/7x, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 1/4x। इसका ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा हमारे पास, 28 आएगा। ये टेबल जाएगा 1 वाला कितनी दफ़ा जाएगा, 28 टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28x माइनस 7 वाला कितनी दफ़ा जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 2 क्या आ जाएगा बेटा 8x, और 28 में से 4 निकालें तो कितना जी, 4 वाला टेबल 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 1 इज़ 7x। ये बेटा टोटल हो जाएगा 28 माइनस 15x, तो इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, 28x माइनस 15x डिवाइड बाय 28, ये हो जाएगा 13x बाय 28, या आप वैसे भी कह सकते हैं 13/28 ऑफ x। नो, व्हाट वाज x, x क्या चीज़ थी, x थी टोटल बुक रीडिंग। इसमें से कितना रहता है हमारे पास, 13/28 हमारे पास रहता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 13/28। ये बुक रीडिंग थी तो हम x की जगह उसको लिख देंगे बुक रीडिंग, 38 ऑफ बुक रीडिंग इज लेफ्ट। क्या ख्याल है, आसान था मुश्किल था, इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको आप 1 ले लें होल को, या इसको क्या ले लें x ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेट द पॉसिबल मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट एरर एंड मिनिमम अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 35 सेंटीमीटर दैट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, टेक पाई एज 22/7। अच्छा, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट द पॉसिबल मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर एंड मिनिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो तो पहले सबको मालूम होना चाहिए, क्या है बेटा, πr²। रेडियस r कितना है, इज इक्वल टू बेटा 35 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो पाई इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या है जी 22/7। तो लेट्स सी, अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन लेना है तो हम ये 3 वो कैटेगरीज हैं हमारे पास बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल एरिया, ठीक है। अच्छा जी, विद r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर के साथ हम लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एरिया विद r इज इक्वल टू बेटा, एक दफ़ा हम 35.5 सेंटीमीटर ले लेंगे और दूसरे में क्या ले लेंगे, एरिया विद जो रेडियस है वो बेटा कितना है 34.5 सेंटीमीटर। उसने कहा कि नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो हमने फिर उसी सेंटीमीटर को ही ब्रेक किया है और उसका हाफ ऊपर ले लिया है और हाफ नीचे ले लिया है, ताकि हमें दोनों साइडों के ऊपर एरर मालूम हो जाए। फिर हम उसको मतलब है कि देख लेंगे कि मैक्सिमम कितना आ रहा है और मिनिमम कितना आ रहा है। लेट्स सी फाइंड आउट करते हैं पहले कि हमारे पास जो विद रेडियस 35 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा जी, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखें जी फार्मूला क्या है जी बेटा, πr²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 35 का
स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब हम यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं जी 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी। 5 इज़ वैसे 175 आता है लेकिन 35 इज़ 175 बेटा, ठीक है। 35 इज़ 25, 2 कैरी 5 3 इज़ 15 और 2 कितने हो गए बेटा 17 हो गए। यहाँ भी क्या हो जाएगा वही 35 3 इज़, अब ये हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। ज़बानी भी किया जा सकता था लेकिन ये है कि चलें आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 7 12, अच्छा जी, एक और एक कितने हो गए बेटा 2, तो ये हो जाएगा 12/25, ठीक है। और ये हो जाएगा 22/7, या आप इसको ज़रा और आसानी से कर लेते हैं 35 मल्टीप्लाई 35, ऐसे खोल के रख लें, ये हो जाएगा बेटा 7/5 35, ठीक है। अब क्लियर हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 175, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं कितने जी 175 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 22/5 इधर कितना होता है 110 बेटा, कितने कैरी हो गए 11 कैरी हो गए, 22/7 इधर 154 और कैरी के कितने हो गए 165, कितना हो जाएगी 16, 22 1 इधर 22 और 16 कैरी कितने हो गए 3850। तो ये आ गया आपके पास आंसर क्या 3800 और बेटा कितना आ गया है 50 आ गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है 35.5 लेना है, क्या लेना है 35.5 लेना है। सेम वही होगा एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, एक दफ़ा हम लिख चुके हैं तो दोबारा उस फार्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा एरिया विद रेडियस आर, इसको d2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम कैलकुलेटर को लेके आएंगे ताकि हमारे पास क्या रहे बेटा इजी रहे, तो ये हो जाएगा 35.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1260.25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वैल्यू क्या है पाई की 22 और डिवाइड बाय व्हाट 7, तो ले जी आंसर क्या आ गया हमारे पास 3960.785, कितना है जी 3960.785। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 3960.785। आपको क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है तो आपको तो पेपर में मतलब है कि इसको करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अब जहाँ पे सिर्फ वीडियो को छोटा करने के लिए ताकि इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ ना बढ़े हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए कर रहे हैं। वैसे 3960 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 79, और जो बुक के हिसाब से गिवन है तो उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, राउंड ऑफ होल नंबर में कर लेते हैं। यहाँ पे होल नंबर में आ रहा है तो नियरेस्ट सेंटीमीटर पे रखना है ना, कितने पे रखना है नियरेस्ट सेंटीमीटर पे रखना है, तो इसको हम किस पे करेंगे सेंटीमीटर पे राउंड ऑफ कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 34.5 के साथ है तो सेम वही पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7 है, मल्टीप्लाई वाट होगा जी 34.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए भी इसको देख लेते हैं जनाब लिखिए 34.5 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो लेट्स सी जी ये हमारे पास क्या है जी बेटा 34.5 एंड इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22 और डिवाइड बाय व्हाट 7, तो ये हमारे पास आएगा 3740.785। 37, ये शायद आपको पूरा नज़र ना आ रहा हो वीडियो में तो लेकिन ये है कि एतबार करें जी 3740.785। तो नियरेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर पे आपने इसको चेक करना है। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या है जी ये है होल नंबर जिसके ऊपर सेंटीमीटर मौजूद है यहाँ तक, तो यहाँ पे इसको हम राउंड करेंगे। आगे क्या है जी 7 है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा 3741 आ जाएगा। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, पहली वैल्यू है ये कौन सी बेटा वैल्यू है, ये वैल्यू नंबर 2 है और ये क्या है वैल्यू नंबर 3 है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी मैक्सिमम एरर मिनिमम एरर कितने हैं जी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जी मैक्सिमम दोनों में पहले तो देख लेते हैं जी एरर कितना है। ये 3961 इनके दरम्यान में कितना एरर है जी 111 है और इनके बीच में कितना आ रहा है बेटा 109 है, तो हम इसको इससे माइनस कर लेंगे तो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू हाँ जी क्या था जी 3961 माइनस 3850, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 111 सेंटीमीटर, दैट इज़ करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। उसके बाद क्या पैराग्राफ हमारे पास मिनिमम ठीक है मिनिमम
अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ये है 3850 माइनस 3741, आंसर क्या आ जाएगा 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर ये ख्याल रखना है, एरिया है तो अगर ये स्क्वायर नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, एक नंबर क्या हो जाएगा आपका डिडक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा आंसर नंबर 2। और यहाँ पे बेटा आप इसके डाल दें क्या चीज़, लिख दें आंसर, ताकि जो चेक करने वाला है उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो कि कहाँ पे आपने इसका आंसर दिया हुआ है, ताकि उसको एक दफ़ा वो वेरीफाई कर सके। बाकी जितना आप इसको मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, मुश्किल बनाएंगे, चेक करने वाले के लिए उतनी मुश्किल होगी और फिर नंबर डिडक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन फॉर अ स्क्वायर वॉल दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 289/64 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे देखें, ये नाम पे लिखा है जी स्क्वायर वॉल है, किस किस्म की वॉल है बेटा, स्क्वायर वॉल है। तो अगर ये स्क्वायर वॉल, ये जो शेप होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यही बताती है कि जनाब अली उस सवाल को कैसे आपने हल करना है। तो हम देखते हैं जी, लिख लेते हैं जी इसको, सोल्यूशन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन, ये हमें रिक्वायर्ड है बेटा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क है। और अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल, ये क्या है बेटा 289/64। तो हाइट ऑफ द स्क्वायर वॉल, ठीक है, जो हाइट है स्क्वायर वॉल की वो किसके बराबर है बेटा, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर वॉल है, तो किसकी बराबर होगी जनाब अली, ये बेसिकली हाइट है। तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि हम इसके जो स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, L की पावर 2, तो यहाँ पे हम क्या ले लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, एरिया किसके बराबर होता है स्क्वायर का, L के स्क्वायर के बराबर होता है, और L किसके बराबर होगा जनाब अली, A अंडर रूट के बराबर होगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर इसका क्या मतलब है, इसका क्या ले लेना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है, क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जनाब अली L इज इक्वल टू व्हाट, ए का क्या है जी 289/64, तो ये बेसिकली 289 किसका स्क्वायर है बेटा, 17 का स्क्वायर है। आप देख लें मतलब है मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 17 की पावर 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा 8 की पावर 2, और जहाँ पे चाहे तरफ अमल कर सकते हैं साइड पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा बेटा इसके साथ और ये भी कट जाएगा इसके साथ, आंसर क्या आ जाएगा 17/8। अब इसको कन्वर्ट कर लें डेसिमल के अंदर, तो 17 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 8 के साथ। वैसे तो ये ज़बानी हो जाता है, लेकिन चलें 2.181 इज़ 120, 82 इज़ 16, 4 40 40, 85 इज़ 40, यहाँ पे राउंड हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 2.13 यूनिट हमें क्या आगे बना बेटा मीटर। अब ये याद रखें ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, तो इसके यूनिट के साथ हम स्क्वायर वगैरह नहीं डालेंगे आंसर में, मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि जनाब अली मैक्सिमम हाइट ऑफ कर्टन ये किसके बराबर होगी बेटा 2.13 मीटर। आपने ऐसे नहीं लिखना है, नीचे करके लिखना है, आराम से साइड पे लिखें, ताकि जो चेक करने वाला है बेटा उसको आराम से नज़र आए कि आपने जो काम किया है वो किस तरह से किया है। अगर आपका काम सही नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तो नंबर डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज़ 216,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नौ क्यूबिकल बॉक्स, मैंने कहा था शेप बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यूबिकल बॉक्स का क्या मतलब है, ये क्यूब है, ये क्या है, ये क्यूब है, तो जो उसका क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है जी, हाँ जी L3, वेरी गुड। हमारे पास वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है बेटा L की पावर 3। अगर ये क्यूबाइड होता तो फिर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही चीज़ें शामिल हो जाती, लेकिन क्यूब है तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ये बाद में लिखते हैं, पहले फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उमर वांट्स टू कीप एन आयरन कंपाउंड हैविंग साइड्स, तो एक आयरन कंपाउंड है जो कि उसने उसके अंदर रखना है। आयरन का आप एक ऑब्जेक्ट है 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर इन दैट रैक। अब क्या है वो उसमें रख सकता है या नहीं रख सकता, तो ये देखते हैं। अगर उसकी जो एक साइड की लेंथ है अगर इन तीनों से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि वो
रख सकता है, और अगर इनसे बराबर, इनसे ज़्यादा नहीं आती या इसकी इक्वल भी आ जाती है, इसको मतलब फिर वो उसमें नहीं रख सकेगा। लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है जी? 216,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये किसके बराबर होता है बेटा? L3। तो जो उसकी लेंथ ऑफ वन साइड है, या L की क्या हो जाता है बेटा? ये जनाब अली क्यूब रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? क्यूब कितना है हमारे पास? 216,000 बेटा, और उसकी पावर 3 इज इक्वल टू द साइड। अब हम एक लेंथ की साइड मालूम कर लेंगे। अगर एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 55 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है, तो बाकी दोनों तो उससे कम ही है, तो इसका मतलब उसमें रख सकेगा, अदरवाइज़ नहीं रख सकेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 216,000 की क्या कर लेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे इजी नंबर हमारे पास क्या है? वो 2 है, तो उसी को यूज़ करते हैं। 108,000 बेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? फिर 2, ये हो जाएगा 54,000। फिर क्या बेटा? 2 कितना हो जाएगा? 27,000। फिर 2, अच्छा जी 2 है बेटा, अभी 2 ही चलाने दें उसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 भी हम यूज़ कर सकते हैं, 3 से ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेट्स से फर्स्ट यूज़ 3, ठीक है, 9,000। उसके बाद फिर दोबारा 3, कितना हो जाएगा बेटा? 3,000। उसके बाद क्या है जी? दोबारा बेटा 3, फिर कितना हो जाएगा? 1,000। टिल द टाइम कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप 2 पहले ले लेते हैं, 3 पहले ले लेते हैं। हमने तो ये देखना था कि सबसे ज़्यादा आसान किस तरीके से होगा। देखें, अगर हम 2 लेते हैं ना, तो यहाँ पे पहले ही ये स्प्लिट हो जाती है ये ज़ीरोस, और ये हमें प्रॉब्लम में डाल देती। अब अगर हम इसको वो करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा बेटा? आसान रहेगा। लेट्स सी कितना हो जाएगा जी? 500। फिर बेटा ले जाएँ 2 वाला, फिर कितना हो जाएगा? 250। फिर ले जाएँ किसका जनाब अली? 2 का, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 to 5। अब क्या है जी? 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 25। यहाँ पे जी 5 ले लें, तो फिर क्या हो जाएगा जी? 5, और ये 5। ये याद रखें, इनके अलावा कोई और टेबल नहीं जा सकता इसके ऊपर जो प्राइम नंबर हो। बात समझ लें, नंबर प्राइम ही आपने लेना है, तो चाहे 2 पहले ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 5 ले लें, आंसर वो सेम ही आएगा। लेकिन करना क्या है? सबसे पहले आखिर तक कोशिश करनी है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये मतलब है कि ब्रेक ना हो। यहाँ पे आके हम कंफर्टेबल हो गए थे, हमने 2 का ले लिया था। अगर हम यहाँ पे 5 का ले लेते तो मतलब है और भी ज़्यादा मतलब है कि ईजी हो जाता, लेकिन यहाँ भी मतलब है कि काफ़ी आसान ही रहा है। तो जब किसी चीज़ का क्यूब रूट लेना है तो फिर हम कैसे लेते हैं जनाब अली? कि जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, उन 3 के जो आपके पास ट्राई होता है, उसमें आपने एक एक जो है क्या कर लेना है बेटा? पिक कर लेना है। तो वो आपका क्या होगा जी? उसका क्यूब रूट निकल आएगा जी जनाब अली। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या है? 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 5 = 60। ठीक है, करना चाहे तो आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, जो छोटी क्लासेस में करते हैं। सारे फैक्टर लिखें जनाब अली। चलें जी, आपको एक दफ़ा करके दिखाई देते हैं। L = क्या है जनाब अली? यहाँ पे करना चाहते हैं तो इधर ही कर लें जनाब अली। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई। अब 2 के फैक्टर जितनी दफ़ा भी आए हैं वो सारे एक दफ़ा लिख लें। फिर क्या लिख लें? 3 वाले लिख लें बेटा। फिर क्या लिख लें? 5 के फैक्टर लिख लें। एक ज़्यादा हो गया, चलें जी इसको 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन सबको बना लें जनाब अली। क्या ये 2 की पावर बेटा क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। यहाँ पे ये 3 था। उसके बाद क्या हो जाएगी जी? 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये सारी को हम इकट्ठा मतलब है कि सारी क्या हो जाएगी? ये 3 है, इधर भी 3 है, सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे आपस में। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और जहाँ पे क्या है हमारे पास? L है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और वही 60 हम पहले ही निकाल चुके हैं। 60 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसके साथ अब कोई स्क्वायर या क्यूब वगैरह यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो तीनों साइडें हैं, अगर हमारे पास लेट्स से कि एक वो क्यूब की शक्ल में है, तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है? जो सारी साइड्स हैं वो ग्रेटर दैन उसकी जो तीनों साइड्स गिवन है, 54, 55 एंड 54, 45, 55 एंड 54, ये गिवन है हमारे पास। इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो कितनी हैं? वो 55, जो उसकी सबसे बड़ी साइड है उससे बड़ी हैं। तो जनाब अली हम इसके अंदर लिख सकते हैं क्या आंसर? क्या? यस, ही विल बी
able to keep it in a cubicle box inside the cubicle box। ठीक है, फर्दर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एज अ लेंथ ऑफ each side is 60 centimeter, that is greater than the greatest length of the given object, so he will be able to keep it inside the cubicle box। लेकिन यह मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 100 मैन वर्किंग 8 hours in a day can complete a job in 35 days। तो लेट्स सी हमें क्या गिवन है, हमें पहली क्वेश्चन गिवन है 100 मैन है 8 hour काम कर रहे हैं और 35 डेज कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद है हाउ मैनी शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 25 days इफ़ दे वर्क फॉर 10 hours a day। अब याद रखें बेटा आपको यहाँ पे हाउ मैनी शुड बी एम्प्लॉयड, इसका मतलब है हाउ मैनी मैन, हाउ मैनी मैन जो है मैन आपके पास क्या है बेटा, ये मिसिंग है, तो इसको हमने मालूम करना है। तो हमारे पास मैन कितने हैं, दोनों साइड इक्वल होती हैं, याद रखें ये एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शन है, तो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेट से हम लिख लेते हैं साइड 1 किसकी इक्वल है बेटा, साइड 2 के। अच्छा जी, तो पहली साइड में हमारे पास क्या है बेटा 100 मैन है मल्टीप्लाई बाय 8 hours वो काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 35 डेज उनके पास मौजूद है। ये किस चीज़ की इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बेटा, ये जो नंबर ऑफ मैन है वो क्या है बेटा, हम उसको रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, एक्स से, या इसको एम ही कर दें, इसको m1 कर लें, इसको h1 कर लें और इसको d1 कर लें। यहाँ पे क्या कर लें आप, m2 मैन को किससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, m से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा क्या जी, m2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 25 और ये हो जाएगा बेटा d2 और मल्टीप्लाई बाय वट 10h2। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस साइड पे जाएंगी तो क्या हो जाएंगी बेटा, डिवाइड हो जाएंगी। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई वट 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू m2, या नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हम इसको डिडक्ट कैसे जनाब अली, ये से क्या 5 इज़ 25 एंड 5 2 इज़ 10 और 5 7 इज़ 35। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं m2 इज इक्वल टू वट 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, तो m2 इज इक्वल टू 8 756 एंड मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 112। तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड आर, आंसर लिख लें जनाब अली, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड आर 112। ये इजी मेथड है, एक और भी है, बल्कि 2 और तरीके हैं, लेकिन यह है कि जो सबसे ज़्यादा आसान था मैंने उसी को फॉलो किया है। याद रखें जब दोनों साइड्स इक्वल हैं, जब दोनों साइड्स क्या हैं बेटा इक्वल हैं, तो एक साइड की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होती है कौन सी, दूसरी साइड के। तो जो एक साइड पे आपको वैल्यूज़ गिवन है उनको एक साइड पे लिख लें, जो दूसरी साइड पे गिवन है उनको दूसरी साइड पे लिख दें, आपस में जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड पे लें, डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका और सबसे आसान तरीका होता है। आपकी बुक में कुछ और भी गिवन है, लेकिन ये है कि मेरे पास जो सबसे ईजी था मैंने आपको वो कराया। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लिए फार्मूला वो क्या होता है बेटा हमारे पास, y इज इक्वल टू k ओवर x, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए ताकि कल को बेटा भूले ना, y इज इक्वल टू kx। इसमें पता है क्या करना होता है, जहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं बेटा, वहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सी जी हम फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू एज इट इज़ फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख लें फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है जी, y इज इक्वल टू बेटा क्या है k ओवर x। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं y इज इक्वल टू वट, y की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी गिवन है, लेट्स सी कितनी है बेटा 3 इज इक्वल टू k ओवर, अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू वट 6। अब क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू बेटा आ चुकी है 6, तो अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम पहले निकालते हैं किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है बेटा, y इज इक्वल टू k ओवर x। तो यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, हमने निकाल लिया k की वैल्यू कितनी है, x 1 है, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 आई है, तो y इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 6, y की वैल्यू x की वैल्यू 1,
आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास बेटा 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, एक्स इज इक्वल टू क्या है जी 3 है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगेगा, तो हम लेंगे जी वाई की वैल्यू कितनी है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स, और के की वैल्यू कितनी है जी, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम की x है 3, तो 3 2 इज़ 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा फॉर 4। क्या है यहाँ पे क्या है, x बराबर है किसके बेटा 4 के, सेम फार्मूला y इज इक्वल टू क्या है जी के ओवर x, यहाँ पे x थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, 6/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। तो कितनी आसानी से हो गया, कोई इसके अंदर मुश्किल पेश नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास y की वैल्यू गिवन होती और इसमें से x फाइंड करना होता तो वो भी कोई इशू नहीं था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमें सिर्फ y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। लेट्स सी जी आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द मेकअप ऑन ₹600, ओके सॉरी मार्कअप markup on ₹600 for 3 years 6 months and 20 days at the rate of 6% per annum, simple interest assumed। अच्छा जी, फार्मूला क्या है हमारे पास, PRT डिवाइड बाय 100। मार्कअप का फार्मूला क्या है, PRT डिवाइड बाय 100। लेकिन ये किस, अब PRT P क्या होता है जी, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बेटा 600 रुपये है। अब टाइम कितना है हमारे पास, रेट क्या है, रेट 6% है। अच्छा जी, उसके बाद टाइम कितना है 3 ईयर्स है, 6 मंथ है और 20 डेज है। अब इसको बेसिकली आपने टाइम को ईयर्स में लेना होता है, तो 3 ईयर्स तो सीधा सीधा 3 हो गया, 6 मंथ हाफ ईयर हो गया 0.5 हो गया। अब 20 डेज है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, ईयर के अंदर। तो 20 को क्या करेंगे हम 365 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम फिर उनको कल आपस में इकट्ठा कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को अप्लाई करते सकते हैं क्या, मार्कअप इज इक्वल टू PRT ओवर 100। ये याद रखिएगा बेटा, इनमें से जो भी चीज़ हो बस सिंपल ये फार्मूला याद हो तो इस वैल्यू को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इनमें से टाइम मालूम करना हो, रेट मालूम करना हो और प्रिंसिपल मालूम करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी अगर दूसरी चीज़ें आपने मालूम करनी हो। लेट्स से ये हमारे पास टोटल गिवन था, उसके बाद टाइम को क्या है कन्वर्ट किया गया बेटा 3 ईयर्स इक्वल 3 मैंने आपको बताया था, 20 को डिवाइड करें 365 थे तो 0.05। अब इसको जमा करते हो बड़ी एहतियात करनी है भाई, ये तो ठीक है होल नंबर है, ये 1 प्लेस पे पड़ा है और ये किस पे पड़ा है 2 प्लेस सेकंड प्लेस पे पड़ा है, ठीक है ना, मतलब ये 10th है और ये क्या है 100th प्लेस है। तो ख्याल करना है ऐसा ना हो कि इसको मतलब एक जमा करते हो आप मिस्टेक कर जाएं, ठीक है। ये कॉमन एरर है जो कि होता है, इसलिए आपको साथ साथ बता रहे हैं इस चीज़ को क्या करना है अवॉइड करना है। फिर क्या है वही PRT ओवर 100, ये ख्याल करना है ये 6% पे कंफ्यूज नहीं होना। जब 6% है इसका मतलब है आपने यहाँ पे 6 यूज़ करनी है, ये नहीं है कि 6% आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये नीचे 100 ऑलरेडी उसी के लिए दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 6% के लिए 6 इधर लेके PRT ओवर 100 फार्मूला था तो आप 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो आप सारा को गलत कर दें, तो ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास आंसर क्या आ गया है 127.97 मीन्स कितना आंसर आएगा इसका टोटल जी, राउंड ऑफ कर लें, ये क्या हो जाएगा 128 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या था बेटा याद रख लें क्या है PRT ओवर 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसको पहले से करके रख दिया था ताकि इसमें टाइम ज़रा कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car bought for ₹1 million depreciates each year by 5%. What is the depreciation amount lost in the first year, second year and third year of the purchase? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। हम जी हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है 1 मिलियन है, कितनी है जी 1 मिलियन है। तो कार की प्राइस हम लिख लेते हैं, कितनी है बेटा 1 मिलियन है। डिप्रिसिएशन कितनी है ईच ईयर क्या है, तो फर्स्ट ईयर जो उसकी डिप्रिसिएशन कितनी होगी देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 5% है तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय बेटा 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय वट, कुछ आगे पीछे हो गया, ओके जी 5% है ना, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 5/100, 5/100, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा
लगता है खुद भी थक गया हूँ। ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। ठीक है, अब सही हो गया। चलें ये 2 ज़ीरो कट गया। इसके साथ हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका बेटा, 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़। बस बाद का बंदा कंसंट्रेशन लूज़ करता है तो ऐसी सीधी सीधी चीज़ें भी मिस कर जाता है। तो अब ये कार की जो वैल्यू होगी, कार वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 1 मिलियन माइनस 50,000, कितना बच जाएगी बेटा, 950,000। अब इसके ऊपर आप फर्दर क्या बेटा अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो है ना सेकंड डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 950,000 अमाउंट है आपके पास। तो इसका क्या लेना है आपने 5%। जब भी आपने ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा जी, 9,500 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 0 5 5 इज़ 25 बेटा, 2 कैरी, 5 9 इज़ 45 और 2 7 74,500। तो ये हो जाएगी, हाँ 47,000। अच्छा जी, कार वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, 950,000 माइनस 47,500। तो ये आ जाएगा जी 9,47,000 में से, नहीं बेटा 9,02,000 और 500। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कितनी ईयर के लिए उसने बताया था, 3rd ईयर भी है। ओके जी, तो 3rd ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू मालूम करते हैं जी। कहने को तो शॉर्ट है सवाल, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है बहरहाल भाई। ये हो जाएगा हमारे पास कितना जी, 9,02,500 मल्टीप्लाई बाय 5% और 5/100। ये आ गया आपके पास कितना जी, 5 5 इज़ 25। कितने कैरी आ जाएंगे बेटा, 2 कैरी आ जाएंगे। ये लें, अच्छा जी, 5 2 इज़ 10 और 2 कैरी वाले कितने हो गए 12, और 5 0 इज़ 0 और कैरी वाला 1 1 हो गया, और 5 9 इज़ 45। अब ये हो गया 45,125। इसको माइनस कर लेते हैं हम किस में से जी, 9,02,500 में से माइनस करेंगे बट 45,125। बस इतना ही था। ओके चलें, तो ये हमारे पास लेकिन ये है कि हम कार की वैल्यू तो देख ही लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि 3rd ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू लिख लेते हैं, उसको इशू नहीं है। 10 5 5, 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और ये 8। तो ये वैल्यू है जो कि कार की रह जाएगी, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है, तो हम आंसर लिख सकते हैं जनाब अली, कितना जी, डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ कार फॉर 1st, 2nd and 3rd ईयर विल बी, कितनी हो जाएगी जी, 50,000। दूसरे में कितनी बनी थी, 47,500, एंड कितनी में, तीसरे में कितनी बनी है बेटा, 45,125, और आखिर पर डाल देंगे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है ये पहली वैल्यू पहले साल के लिए, दूसरी दूसरे के लिए, और तीसरी तीसरे के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6x² + 5x + 4। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी कर लेते हैं इसको जी। सबसे पहले सवाल ही लिखा जाता है। सवाल लिखते हुए ख़ास ख्याल रखना है मिस्टेक ना हो बेटा। मिस्टेक होने की सूरत में सवाल क्या हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 6x² + 5x + 4, और फिर हमारे पास क्या है, कौन सी वैल्यू है, -2x²। लिख लेते हैं इसको,
और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6x² प्लस 5x प्लस 4 के साथ। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3x को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 18x³ प्लस क्या हो जाएगा बेटा 15x² प्लस क्या हो जाएगा 12x माइनस क्या हो जाएगा 6 2 बेटा कितना हो जाएगा 12x की पावर 4 प्लस कितना होगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 10x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 4 2 ऐड 8x²। याद रखें लाइक टर्म के साथ ही इंटरेक्ट कर सकती हैं और किसी के साथ नहीं। लाइक टर्म से क्या मुराद है वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। तो यहाँ भी क्या है हमारे पास सबसे पहले x की 4 है तो हम इसी को ही ले लेते हैं माइनस 12x की 4 है और कोई भी नहीं है इसको इधर ही ले लेते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है ये हो गया ख़त्म। अच्छा जी उसके बाद पावर है x की 3 18x की 3 और माइनस 10x की 3 तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस 8x की पावर 3। उसके बाद ये तीनों क्लियर हो गए 15x की 2 और माइनस 8x की 2 तो किसका साइन बढ़ा है बेटा प्लस 7x की 2। हमारे पास क्या बच गया है प्लस 12x। तो ये हमारे पास क्या है जी आंसर है, इसके साथ लिख लें। एक चीज़ का जो मतलब है कि ख्याल रखना है जब सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही होती है क्या होती है एडिशन, हम एडिशन नहीं कर रहे हैं ना साइन चेंज नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा जब दो साइन एक जैसे हों तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा सेम आएगा और ये दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। लेकिन अगर इनमें से एक प्लस हो और एक क्या हो माइनस हो तो ये जो दो वैल्यूज़ होंगी आपस में क्या होंगी बेटा सब्ट्रैक्ट होंगी और जो आंसर के साथ जो साइन आएगा वो किसका आएगा जो बड़ा होगा, जो क्या होगा ग्रेटर साइन क्या होगा वो प्रिवेल करेगा। ये इस चीज़ का ख्याल रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी लेट्स सी डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले क्या है ये याद रखिएगा इसमें जिसका वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है ये नहीं देखने के टर्म्स कितनी हैं, जिसके वेरिएबल की पावर क्या है ज़्यादा है तो वही अंदर जाएगा किसके तौर पे एज डिविडेंड के तौर पे। जहाँ पे x की पावर 3 है सबसे बड़ी तो इसी को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4 डिवाइड करें किसके साथ जी x माइनस बेटा 2 के साथ। अब सबसे पहले क्या करना होता है जी इसको डिवाइड करना होता है इसके साथ, जो आंसर आएगा वो आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स सी कर लेते हैं अगर फ़र्ज़ करें क्योंकि ये तो खैर ज़बानी करने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे पावर क्या बेटा 1 पावर है तो 3 में से जब डिवीजन होती है तो माइनस के पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं। 3 में से 1 निकालें तो पावर कितनी बच जाएगी x की पावर बेटा 2 रह जाएगी तो ऊपर लिख लें x की पावर 2। तो ये भाई हमने कर देखे x की 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा x की 3 x की 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2 x की पावर 2। ठीक है अब डिवीजन है वही सेम तरीके का साइंस को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। हमारे पास ये माइनस है ये प्लस है तो कि कौन सा साइन आएगा बड़े का साइन आएगा माइनस है 3x की 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वही करके देख लें माइनस 3x की 2 है बेटा डिवाइड करें किसके साथ x के साथ। ये पावर 1 है 2 में से 1 निकाला तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 तो आ जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ पे लिख लें जी माइनस 3x ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 6x। साइन क्या करें चेंज करें ये ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या बच जाएगा साइन बड़ा किसका प्लस का आंसर क्या आ जाएगा प्लस 2x माइनस 4। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको बताने के लिए। 2x को डिवाइड करें किसके साथ बेटा x के साथ। ये भी पावर 1 है ये भी 1 है 1 में से 1 निकालेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब साथ क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x x को और प्लस 2 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4। साइन चेंज करें आंसर आ गया आपके पास बेटा क्या x की 2 माइनस 3x प्लस 2 ये लिख लें आंसर साइड पे। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी हामिद वांट्स टू डिज़ाइन अ रूफ टॉप गार्डन। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है हामिद वांट्स टू डिज़ाइन अ रूफ टॉप गार्डन जिसकी लेंथ कितनी है लिख लेते हैं जी। रूफ टॉप की जी लेंथ कितनी है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप है क्योंकि साइड्स क्या हैं दोनों डिफरेंट हैं। तो क्या जी लेंथ क्या है 2x प्लस 1 है जहाँ पे वैल्यू क्या है x की कितनी है 3 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू सीधी पुट करें तो लेंथ उसकी कितनी बन जाएगी बेटा ये हो जाएगी 7 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है ये मीटर लिखा हुआ है ना तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 मीटर हो गई। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है उसकी विड्थ है ये कितना है जी 5 मीटर वैल्यू डाल 5x ठीक है और 5x की वैल्यू कितनी है 3 है तो ये जनाब वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 15 मीटर। अब आपके पास
उसकी लेंथ भी निकल आई है और उसकी विड्थ भी निकल आई है। इसका मतलब है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि आपको लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है जो कि अलहदा अलहदा है। अब आपने क्या करना है, देखना है कि क्या वो उसका एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर उसको अलाउड है, तो क्या वो लगा सकता है गार्डन या नहीं लगा सकता। तो एरिया ऑफ द रूफ टॉप हम मालूम कर लेते हैं। एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख लें, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है, तभी तो आप रेक्टेंगल का बेटा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 15, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 105 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फिर ये नॉट अलाउड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर क्या है बेटा, ये लेस है, क्या है, इज़ लेस देन व्हाट 105 स्क्वायर मीटर। सो ठीक है, आंसर क्या होगा, ही इज़ not allowed to have garden on his roof top। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, ये मैं बता दूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस एरिया में, या यहाँ पे आप लेंथ ब्रेथ को, इन दोनों चीज़ों को 2x + 1 को 5x से मल्टीप्लाई करा के फिर उसकी वैल्यू पुट करें। लेकिन यह है कि लाइकली है, अब 5x के साथ आप करेंगे ना तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू x की गिवन है। यहाँ पे x आपको ऑलरेडी गिवन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो वाई नॉट पुट इट हियर एंड सॉल्व इट। ठीक है, चलें जी, सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है जी, उसके बाद सेक्शन सी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू ABCDEFGH और P इज़ इक्वल टू ACD एंड Q इज़ इक्वल टू ABFG, प्रूफ डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। अब डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है जनाब अली, P यूनियन Q प्राइम, या क्या है जी कंप्लीमेंट, P यूनियन Q कंप्लीमेंट इज इक्वल टू P कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट, इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, जो मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि इसका ख्याल रखना है, सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात पेपर में सी दे देते हैं और आपको मालूम नहीं होता तो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, इसका ख्याल रखना है। लेट्स सी, अब सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे बेटा, P यूनियन Q मालूम करेंगे। उसके बाद देखिए जो ब्रैकेट में चीज़ होती है सबसे पहले हल होती है बोर्ड मैथ्स के तहत, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे। हल करने के बाद क्या ले लेंगे, उसका हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले P का कंप्लीमेंट, फिर Q का कंप्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन, और फिर देखेंगे क्या दोनों साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होती है तो फिर डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। लेट्स, हमारे पास क्या है, P यूनियन Q है। सबसे पहले हमने लिखा बेटा P यूनियन Q, सबसे पहले किसको लिखेंगे, P को लिखेंगे, यूनियन का निशान, और फिर किसको लिखेंगे, Q को लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास P यूनियन क्या आ जाएगा, कोई भी चीज़ हम दो दफ़ा नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा A B C D F और G, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका स्टेप हो गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, P यूनियन Q प्राइम या कंप्लीमेंट मालूम करेंगे जनाब अली। तो कंप्लीमेंट के लिए क्या होता है जी, U माइनस P यूनियन Q होता है बेटा। अब U हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है ऊपर ABCDEFGH। अब जो इसका मतलब है P यूनियन Q था, आपने मालूम किया था, वह था ABCDEFG। अब देखिए कौन सी चीज़ है जो कि U में है और Q में, P यूनियन Q में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, EH हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा क्या जी, पहला, लेट्स सी जी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया P यूनियन Q के हवाले से। उसके बाद P यूनियन Q कंप्लीमेंट के हवाले से नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब देखिए इसके स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप्स क्या है जी, सबसे पहले P कंप्लीमेंट, फिर Q कंप्लीमेंट और फिर इनका इंटरसेक्शन। तो P कंप्लीमेंट का हमारे पास आंसर आएगा U माइनस P। आंसर क्या है हमारे पास, BEFGH। ये वाले स्टेप मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये पहले मैं इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि A माइनस B कैसे मालूम करते हैं। सिंपल ACD को इसमें से रिमूव कर देंगे, ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ पे U में से Q को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब हमने क्या ले लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है।
तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पी कम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ आ रही है, ई भी मौजूद है और एच भी मौजूद है, दोनों साइडों पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एच आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी ई एच आ गया और पहले ऊपर क्या आया था हमारे पास आंसर, ये भी ई एच आया था, तो दोनों साइडें क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट, और दोनों किसके बराबर हैं, ई एच के बराबर हैं, तो बोथ आर इक्वल, हैंस प्रूफ पी यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कम्प्लीमेंट, जो क्या है डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। अगर होता हमारे पास सेकंड लॉ, इसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। क्या है जी, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर बस सिर्फ साइन को उल्टा देना है, पी इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा क्यू, अगर पी क्यू हमारे पास गिवन है तो क्या होगा पी इंटरसेक्शन क्यू का कम्प्लीमेंट किसके बाद है, बराबर है बेटा पी का कम्प्लीमेंट यूनियन क्यू का कम्प्लीमेंट। ये कौन सा ला है जी, ये डी मॉर्गन का है बेटा सेकंड ला, वो भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, अगर ये आ जाए वो आ जाए तो दोनों ही एक सूरत में बराबर हैं, ठीक है। इसके बाद वेन डायग्राम भी होती है, इसमें वेन डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं दी गई थी, वेन डायग्राम यूजुअली इस सवाल का हिस्सा लाजमन होती है। अच्छा जी, क्या जी, मारिया वेंट शॉपिंग इन यूटिलिटी स्टोर एंड इज ट्राइंग टू स्टे विद इन आर बजट, शी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। अच्छा जी, उसके पास है 5,000 रुपये, उसने ज्वेलरी खरीदी है बेटा 500.50 रुपये की और 185 की वेज है, ऑलमोस्ट 4,000 3,999 का क्या है, 2 ड्रेसेज हैं, क्या उसके पास इनफ मनी है, लेट्स सी। तो क्या हम जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो देखते हैं 500.50 एस्टिमेटेड क्या किया जी, 500 की ये हो गई, 185 थे, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी जी 4,000, तो ये 4,000 प्लस 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा 4,700। जस्ट शी हैव इनफ मनी, तो जवाब आएगा यस, क्योंकि 5,000 में से 4,700 निकाल लेंगे, 300 रुपये बच जाएगा। इफ यस देन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिड यू सेव। हमें बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन के साथ देखना है कि कितना सेव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। 500.50 कितना हो जाएगा जी 500, 185 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 और 3,999 अप्रॉक्सीमेटली जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4,000, टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 4,300। इसके बाद मारिया के पास जनाब कितने पैसे थे 5,000 रुपये थे, कितने उसने स्पेंड कर दिए 4,700, टोटल उसके पास कितने बच गए बेटा 300 रुपये। आंसर क्या हमारी आया इनफ मनी, यस। उसके बाद शी अप्रॉक्सीमेटली सेव ₹300। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड ड्रॉ द ग्राफ। हमने पहले भी देखा है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका फार्मूला मैं पहले आपको ऊपर बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू बेटा kx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे वैल्यू जनाब वैली। देखिए हमारे पास एक गिवन है 6 और दूसरा गिवन है 30। x कितनी वैल्यू है बेटा 6 है, y की वैल्यू कितनी है 30, दैन 30 इज इक्वल टू व्हाट, k सेम रहेगा, x कितना है बेटा 6, जहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/6, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5, क्या हो जाएगा 5। अब k की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं x कितना है, y इज इक्वल टू kx है। तो लेट्स सी जी हमारे पास k की वैल्यू बेटा कितनी आई हुई है 5 है, तो पहले के लिए जब x कितना है बेटा किसके बराबर है 2 के, तो फिर क्या है जी y इज इक्वल टू kx, ये लिखा फार्मूला, यहाँ पे हमने वैल्यू कर दी पुट, तो y किसके बराबर हो जाएगा जनाब वैली, k की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 2, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल, जब क्या है y इज इक्वल टू कितना है बेटा 10, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या है 15 है, ओके यस 15 है, y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू kx, वही सेम फार्मूला, यहाँ पे कितना है बेटा 15 इज इक्वल टू हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइडों को डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है जी, y की वैल्यू कितनी है 40 है, y कितना है बेटा 40 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू kx। अब यहाँ पे कितना है बेटा, ये यहाँ पे कॉमन डाल देते हैं ताकि ये हो जाए हमारे पास 40 है, तो 40 इज इक्वल टू व्हाट k मल्टीप्लाई बाई x, तो ये हो जाएगा 5/5 एंड दिस इज आल्सो 5, ये क्या हो तो ये हो गया 8, x इज इक्वल टू व्हाट 8, ठीक है। तो सिंपल है, इतना ज़्यादा मतलब है कि मुश्किल काम नहीं है। ये हमारे पास पहला इसका पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करना, क्या है ग्राफ ड्रा करना। ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा इतना खूबसूरत नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास जो पेन है वो उस पर मुझे इतनी ज़्यादा बेटा ग्रिप नहीं है। लेट से हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, मैं समझा देता हूँ, उम्मीद है बात क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इसको लेंथ बढ़ा देते हैं ताकि ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी है बेटा 40 है, माइनस में कोई नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये करना है आपको, ये एरिया और ये एरिया बेटा नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको यहाँ से छोटा सा ड्रा कर लें, इसको भी क्या करें छोटा सा यहाँ तक ड्रा कर लें क्योंकि ये एरिया तो आपको चाहिए नहीं है। इसको एक्सटेंड कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें,
याद रखिए जिस तरीके जब आप देख लेते हैं ना कि माइनस में कोई नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत होती नहीं है, फिर बस उसको छोड़ दें, ठीक है। उसको हल्का सा मतलब है बढ़ा दें। यहाँ पे आपको पता है बेटा जो भी नंबर्स होते हैं जीरो सेंटर में आता है। जीरो किधर आता है? सेंटर में आता है। इस साइड पे क्या कौन से नंबर लिखे जाते हैं बेटा? पॉजिटिव में। और इस साइड पे ऊपर कौन से नंबर लिखे जाते हैं? पॉजिटिव में। यहाँ पे लाइन की साइड पे कौन से होते हैं बेटा? नेगेटिव में। और नीचे भी कौन से होते हैं बेटा? नेगेटिव में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इससे आपको पता चल गया है कि जब नंबर होंगे प्लस में, दोनों किस में होंगे? प्लस में, तो इस पे और इस पे लिखे जाएंगे। ये जो लाइन है ये कहलाती है बेटा एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। इन एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये कौन से होते हैं बेटा? वाई एक्सिस। बात क्लियर हो गई। अब ये हमारे पास क्या है? एक्स है। और ये हमारे पास क्या है? वाई है। अब जब मैं नंबर्स को गौर करता हूँ तो मेरे पास नंबर 40 तक के बने। अगर मैं एक एक करके 40 तक लगाऊंगा ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं टोटल 8 लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब एक लाइन किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। अब आपने ख्याल रखना है ये स्केल से मार्क करने हैं ताकि बीच में डिफरेंस ना हो, ये बिल्कुल एक जैसे हो। अगर डिस्टेंस आगे पीछे हो गया तो आपकी लाइन सीधी नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्योंकि मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ कि ज़्यादा बीच में फ़र्क ना हो। 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ 8 मैक्सिमम चाहिए, 40 नंबर है। दूसरा क्या है हमारे पास? जो एक्स वाली वैल्यू है वहाँ पे टोटल 8 तक चाहिए। कोई इशू नहीं है जी। हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है ये वाला। तो लेट्स सी कितने डिस्टेंस है यहाँ तक। तो मैं एस्टिमेट लगा लेता हूँ, तकरीबन इतना है। अगर मेरा एस्टिमेट सही होगा, अंदाजे से लगा रहा हूँ भाई, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लेट्स सी के क्या हमने कैसे लगाया, ठीक लगाया या गलत लगाया। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। और वाई की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बेटा 2 4 यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16। चलें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा? 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 और 10 क्या आ जाएगा? 2 और 10। तो ये बेटा पहला हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये सिंबल इधर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली दोनों लाइंस क्या कर रही होती हैं? मीट करती हैं, उस पॉइंट को लगाया जाता है। ये हमारे पास पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 3 और 15। अब 3 किधर आ जाएगा? यहाँ पे इसके सेंटर में आएगा। और 15 किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड करें और इसको भी बेटा एक्सटेंड करें, तो ये यहाँ पे बन गया हमारे पास 3 और 15। नेक्स्ट है हमारे पास 6 और 30। ये 6 है बेटा, और यहाँ पे 30 किधर है? इधर है। इस पॉइंट के ऊपर जनाब अली हम इसको आगे लेके जाते हैं बेटा, और इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? 8 और 40 बेटा। 8 कहाँ पे है? 40 किधर है? यहाँ पे है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इसको कहाँ पे ले आते हैं? 8 के सामने। 8 किधर है? इसको ऊपर ले जाते हैं। ये अगर आप देख सकें बेटा, यहाँ पे देखें ये लाइन ऑलमोस्ट मतलब है कि जो हमने हाथ से काम किया है ये तकरीबन ठीक था, सही है। अगर ये नंबर जो आगे पीछे होते हैं ना तो क्या होता बेटा? ये लाइन में सही नहीं लगना था, सीधा नहीं आना था। अभी अगर हमारे पास ये स्केल होता ना तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आती थी, ठीक है। देखें तो उम्मीद है कि ग्राफ करना आपको आ गया होगा कि ग्राफ करना इतना कोई बेटा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसको आगे आप एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो ये एक लाइन बन जाएगी आपके पास कि इन लाइंस को प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। प्लॉट कैसे किया जाता है? कोई भी जो दो नंबर बेटा एक्स और वाई के आते हैं उनको सिंबल क्या करना है आपने? एक साइड इधर से ले आनी है, दूसरी इधर से ले आनी है। जहाँ पे वो आपस में एक जैसे कि 20 और 8 हो तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? यहाँ पे एक लाइन इधर ले आए और इसकी लाइन क्या, और आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आपको तो ये लाइन शाइन नहीं लगानी पड़ेगी। सिंपल आपने क्या करना है? वहाँ पे प्लॉट कर देने। क्या करने हैं? प्लॉट कर देने। तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अगले को देखते हैं जी। मिस्टर इमरान लेफ्ट होम ऑफ बर्थ 4.5 million, divide the amount among his widow, 1 son and 3 daughters according to the Islamic laws of inheritance। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल मिस हो जाए पेपर में चांसेस कम होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। नंबर 1,
जो भी बंदा कोई चीज़ पैसे छोड़ता है, सबसे पहले जो चीज़ उसमें से क्लियर की जाती है वो क्या होता है बेटा, उसका डेबिट। वो क्या होता है, उसका डेट। क्या है, डेट, जिसको हम डेबिट पढ़ते हैं। क्या है, डेट। कि जो कर्जा उसने लिया हुआ है, फ़र्ज़ करें बैंक से लिए हुए हैं कुछ पैसे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले आपने उसका जो डेबिट है या डेट है उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद आपने विडो का बेटा शेयर निकाल लेना है। कितना, 1/8। कितना निकाल लेना है, 1/8 ऑफ द अमाउंट। जो भी अमाउंट बची है उसके 1/8 आपने वहाँ से निकाल लेना है। ये 1/8 जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो फिर उस 1/8 की जो वैल्यू होगी वो आपने इस टोटल में से ये सेकंड डिडक्शन हो जाएगी। पहली डिडक्शन डेट हो गया, दूसरी क्या होगी जनाब अली, उसका जो भी विडो का शेयर बना है वो। उसके बाद आपके पास आ जाता है सन। जो सन का शेयर होता है, जो बाकी अमाउंट बच जाती है उसमें 2 हिस्से सन के होते हैं, हर सन के, और हर डाटर का कितना होता है, 1 हिस्सा। आप फिर क्या करेंगे, शेयर ले लेंगे जनाब अली, सम कर लेंगे शेयर्स को जितने भी हैं उनको, और फिर उसके हिसाब से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको शुरू करते हैं जनाब अली। तो टोटल लेफ्ट अमाउंट कितनी है जी, अच्छा जी, टोटल अमाउंट अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास जो है बेटा कितनी है, 4.5 मिलियन है। वो लिख लेते हैं। कोशिश किया करें इसको बेटा मिलियन के हिसाब से लिखा करें, इजी रहता है लिखना, उसमें फिर मिस्टेक्स इतनी होती नहीं है जब आपको इस तरह से कॉमा लगा के उसको अलहदा कर देते हैं, पढ़ने में भी आसान रहती है। उसके बाद सबसे पहले क्या जी, शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो कितना होता है बेटा, 1/8। तो ये होता है बेटा क्या, 1/8 ऑफ अमाउंट जो भी होती है बेटा उसका होता है। तो इसको हम ले लेते हैं, कितना है बेटा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन बेटा। अच्छा जी, तो जब 30 आखिर पे आ जाए इसका मतलब है 8 का टेबल पूरा पूरा उस पर जाता है। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। 8 हो गया जनाब अली, तो 8 5 इज़ द 40, 5 50, 8 6 इज़ द 48, 2 कैरी, 8 2 इज़ द 16, 4 40, 8 5 इज़ द 40, और कितनी जीरो बच गई थी हमारे पास, 2। तो इसके पास हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, ये 5,62,500 रुपये उसके शेयर आया। तो जनाब अली अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट जो लेफ्ट, तो ये हो जाएगी हमारे पास कितना जी, 4,500,4.5 मिलियन माइनस 562,500 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी, 0,057, अच्छा जी, यहाँ पे 10 बनाया था। सबसे पहले यहाँ से एक कैरी लिया, इधर बच गया 4, यहाँ से 10, एक कैरी लिया, यहाँ से कितने हो गए जी, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए जी। 14 से 5 गए 9, और यहाँ से हमने एक लिया था तो 3 बच गए था, तो ये 39, ये हमारे पास अमाउंट बच गई। कितनी अमाउंट बच गई जी, 3.937,500 मिलियन। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बच जाती है, जो कि अभी हमारे पास लेफ़्ट है। अब ये हमने शेयर तकसीम करना है किसके अंदर, इट इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 1 सन एंड 3 डॉटर्स। तो शेयर ऑफ सन कितना होता है बेटा जी, शेयर ऑफ सन है वर्सेस, ये होता है जी 2 होता है, और शेयर ऑफ डॉटर कितना होता है, ये बेटा होता है इस्लामिक लॉ में 1 होता है। हमारे पास जो टोटल शेयर है वो एक बेटा है, और कितनी बेटियां हैं जी हमारे पास, 3 डॉटर्स हैं। तो टोटल शेयर बन जाएगा 2 + 1 + 1 + 1, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा जी 5। अब ये वो है जिसके अंदर क्या हमने इसको डिवाइड करना है। अब शेयर ऑफ सन क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, 2/5। तो शेयर ऑफ सन ये है जनाब पहले हमारे पास बन जाएगा 2/5। टोटल अमाउंट कितनी है, 39,37,500, और इसका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 2/5। ये हर बेटा एक बेटा है, ये उसके शेयर बनेगा, तो ये बनेगा जी 5 7 इज़ 35, 4 बच के 43, 5 8 इज़ 40, 3 कैरीज 37, 5 7 इज़ 35, 2 बच के 25,
5 इधर 25 और ये हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, हो जाएगा बेटे का शेयर जी। अब हो जाएगा, हमने किसका निकालना है जी, बेटी का शेयर ऑफ ईच डॉटर लिख देते हैं, क्योंकि 3 बेटियाँ तो हर बेटी का उतना ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/5, तो अमाउंट वही सेम रहेगी 39,37,500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 7,87,500। तो लेट्स सी जी, बेटे का टोटल शेयर हमारे पास आ जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 0 0 to 5 is a 10, 1 carry, to 7 is a 14 और 1 15, 1 carry, to 8 is a 16 और 1 carry वाला कितना 17, 1 carry और 7 2 is a 14 और 1 15। तो 15,75,000 शेयर है जी बेटे का, 7,87,500 है जी हर बेटी का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विडो सन एंड 3 डॉटर्स, अब इनका इंडिविजुअली आप शेयर बताएं। तो आंसर आपने इस तरह से लेना है कि बिल्कुल अलहदा करके सबका आपने यहाँ पे अलहदा जवाब लिख देना है। आंसर में नंबर 1 क्या आएगा जी, शेयर ऑफ विडो कितना है जी हमारे पास, 5,62,000 और 500। चलें जी, ऐसे लिख लेते हैं। सेकेंडली बेटा हमारे पास क्या है जी, शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन ये है हमारे पास 15,75,000 ऐसे लिख लेते हैं जी। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो ये है जी हमारे पास कितना आ रहा है, 7,87,500। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस तरह से है कि वो क्लैरिटी नहीं बता रहा, 1 सन एंड 3 डॉटर्स। अब हमने ईच डॉटर के हिसाब से लिख दिया है, यहाँ पे एक चौथा और भी डाल दें, शेयर ऑफ 3 डॉटर्स कलेक्टिवली। ये सिर्फ एडिशनल है, ये है, इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें कि अगर कोई इससे ये इंटरप्रेट करे कि तीनों का इकट्ठा भी दिखाना है तो 7,87,500 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, आंसर आ जाएगा जी 35 इज़ 15, 1 कैरी, 22 2 कैरी, 24 और 2 कैरी वाले 26 2 कैरी, और ये ठीक है। ये जो टोटल अमाउंट है ये वो आंसर है जो कि आपके पास मौजूद है, ताकि ये चौथा इसलिए डाल दिया है कि लेट्स से कि अगर वो चाहते हैं कि हम तीनों का इकट्ठा भी दिखाएं, ऐसे वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विडो का अलहदा बताना है, सन का अलहदा बताना है। और शेयर ऑफ बेसिकली यहाँ क्वेश्चन जो है उसको 3 डॉटर्स उसने जब कह दिया है, अब ये जो है यहाँ पे इसने क्यूरी क्रिएट कर दी है। अगर 3 डॉटर की बजाय 3 डॉटर्स और ईच डॉटर का कहीं भी ईच का लफ्ज़ लिख देता तो वो हर एक का अलहदा हो जाता। जो सेंस कहती है वो ये कहती है कि शेयर ऑफ डॉटर हमें चाहिए, लेकिन जब उसने 3 का लफ्ज़ दिया है तो फिर हमें 3 को भी एड्रेस करना है, तो वो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 ये इसके से आंसर निकल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैंडीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग A-2%, हाउ मेनी कैंडीज डज ईच पर्सन रिसीव। तो ये क्या है जी, डिवीजन का क्वेश्चन है। किसका है, डिवीजन का क्वेश्चन है। कैंडीज टोटल कितनी है जनाब अली, ये है भाई A की 2 + 2A-8, ये नंबर ऑफ जो कैंडीज़ हैं, और परसेंट कितने हैं A-2। सबसे पहले ये मैं पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, तो हर बात दोबारा दोहरानी मुनासिब नहीं होती। सबसे पहले आंसर क्या है आपके पास, A आ गया, -2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2A आ जाएगा। डिवीज़न जब भी होती है तो क्या किया जाता है जी, नीचे वाले साइन को बेटा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया, अब दोनों प्लस है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा जी, 4A, और यह हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पे 4A है, यहाँ पे A है, तो कैसे जी 4A को डिवाइड करें A के साथ, आंसर क्या आ जाएगा जी 4, और बीच में कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब है क्या लगाना है, प्लस लगाना है। और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4A, -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -8। तो ये A+4 दीज आर द कैंडीज़ हैं। तो यहाँ पे लिख लें ईच पर्सन विल रिसीव A+4 कैंडीज।
और यहाँ पे क्या डाल दें, आंसर। ये आंसर इसलिए अलग बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा जाना चाहिए, मार्कर वगैरह जो कुछ भी है प्रोमिनेंट बनाने के लिए आप यूज़ करें, बताएं उसमें कि ये जनाब वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ताकि दूसरे बंदे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। और तरतीब से अच्छे तरीके से प्लीज़ उसको दिखाएं। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, पेपर एंड होता है यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे इसमें। आखिर में थोड़ा सा थक भी गए थे, काफ़ी लेंथी हो गई थी वीडियो, लेकिन ये है कि कोशिश की है कि आपको हर सवाल को अच्छे तरीके से समझाया जाए। जी शुक्रिया जी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हिली एरियाज़ का जो है 25-26 का पेपर भी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।